टुडे डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि प्लांट टैक्सोनॉमी की स्टडी का पर्पज क्या है, आवश्यकता क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखा जाए कि जो हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी हिस्ट्री और उसके जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक कीज हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखा जाए कि सब्जेक्ट की हिस्ट्री जानना, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बात का जानना या टर्मिनोलॉजी को पता करना आगे की स्टडी के द्वार खोलता है। द गेटवे ऑफ सब्जेक्ट होता है द हिस्ट्री ऑफ एनीबडी। जो किसी की भी है तो उसकी हमें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए और उस वजह से हम पता कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं। तो हम बात करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। तो प्लांट टैक्सोनॉमी देखा जाए कि जो प्लांट साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी की स्टार्टिंग बहुत ही इंडियन में हो गई थी, ओल्डर टाइम में, एशियन टाइम में हो गई थी। तो बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज हैं, वहाँ अलग अलग रिलीजियस हैं, अलग अलग वहाँ पर बुक्स हैं, बहुत सारी बातें हुई थी और उनके अकॉर्डिंग अपने अपनी चीजें हुई थी। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए प्लांट टैक्सोनॉमी की स्टडी हम अगर इंडिया में करें तो इंडिया भी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था कि हमारे पास स्कूल कॉलेजेस कम थे, तो जो पढ़ने लिखने की विधाएं थी वो कम थी, या उस समय की भाषाएं थी उनमें बहुत कम ही लिपिबद्ध किया गया था। तो जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारी साइंसेज या सोशल साइंसेज का या सोशल स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरीके से प्लांट टैक्सोनॉमी का डेवलप हुआ है। पहले आपने देखा था कि जो ह्यूमन था वो नेकेड घूमता था, कच्चा मांस खाता था, फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट मूव करता रहता था, उसका कोई घर नहीं था, कोई कंट्री नहीं था, इस तरीके से मूव करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो देखा आपको भुना हुआ मांस खाने लगा, कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट के आसपास, रिवर्स के आसपास, रिवर बैंक के आसपास रहना शुरू कर दिया। क्योंकि लाइफ के लिए जो प्राइमरी चीज होती है वो वाटर होती है, उसके बाद फूड होता है, मेडिसिन होती है, शेल्टर के लिए होम होता है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं। ये बहुत सारी चीजें को धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में आना स्टार्ट हो गया। तो जिस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता चला गया तो प्लांट टैक्सोनॉमी में भी उसी तरीके का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो टुडे डिस्कस ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड एंशिएंट एरा या प्री लीनियल एरा। हमारी डिपेंडेंट क्या करती थी कि जो पुराने समय में जो जरूरत की चीजें थी, जब ह्यूमन हमारा वाइल्ड में रहता था या फॉरेस्ट एरिया में रहता था, उस समय उसकी क्या क्या यूज थी, क्या चीज खाने में यूज करता था, कौन से प्लांट्स को एज ए मेडिसिनल यूज करता था, कौन से प्लांट को वो शेल्टर के लिए यूज करता था, कौन से प्लांट के लिए क्रोच ऐसे यूज करता था, कौन से प्लांट को वो शिकार के लिए यूज करता था। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन थी, उनके जो यूज करने के तरीके थे, वो इथिनोबायोलॉजिकल स्टडीज में आता है, उसी स्टूडियो कहते हैं। अब अगर देखा जाए, when we speak about ancient taxonomy we usually mean the history in the western world starting the Roman and Greek. How the traces are not from the western but from the east. The eastern taxonomy work not known to the western world until the middle age could has not influenced the progress of western science. तो देखा जाए कि जो हमारा ईस्टर्न साइंस की हिस्ट्री, वो जो वेस्टर्न कंट्री के वर्कर्स थे उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं किया और उन्होंने माना कि जो सबसे पहले स्टडी शुरू हुई थी टैक्सोनॉमी की वो वेस्टर्न कंट्री में शुरू हुई थी, बेसिकली रोमन और ग्रीक्स में हुई थी। और उन्होंने उसी का जो हिस्ट्री है उसी में हिस्ट्री को देखा है। तो उन्होंने देखा कि मिडिल एज में वहां पर स्टडी वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी और उस इरा में तो देखा जाए ईस्टर्न टैक्सोनॉमी वर्किंग की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं प्री लीनियल टैक्सोनॉमी। द टैक्सोनॉमी इज अ गुड एज लैंग्वेज स्किल एंड मैनकाइंड. It has always been essential to know names of edible as well as poisonous plant in order to communities acquire the experience to other member of a family and tribes. Since my profession is that of systematics botanist, I will focus my lecture on botany taxonomy. अगर हम बात करें तो देखा जाए कि पुरानी भाषा में एक बात कही गई थी कि जो फैमिलियर लोग थे, हमने बताया था कि उस समय कोई रिटन भाषा में हमारा काम नहीं होता था, ओरली होता था कि अगर पिताजी जानते हो तो वो बेटों को ट्रांसफर करते थे, बाबा जानते हो तो अपने बेटों को ट्रांसफर करते। इस तरीके जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी,
जो ज्ञान था प्लांट से रिलेटेड कि कौन सा प्लांट हम खा सकते हैं, कौन सा प्लांट खाने से मर सकते हैं, कौन सा पॉइजन है, कौन सा फ्रेंडली है, कौन सा एनिमी है, ये बहुत सारी जो स्टडी थी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती गई। और ये देखा जाए कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन था ये एक तरीके से टेक्सोनॉमी का ही वर्क था, टेक्सोनॉमी की भाषा थी। तो अगर देखा जाए कि जो टेक्सोनॉमी का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो उसको कहते हैं सिस्टेमेटिक बॉटनी और प्लांट टेक्सोनॉमी। तो इस तरीके से देखा जाए टेक्सोनॉमी जो है, इस प्री लीनियर टेक्सोनॉमी में जो इंफॉर्मेशन थी टेक्सोनॉमी को, उसको डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया गया। तो प्री लीनियर टेक्सोनॉमी का देखा जाए जो स्टार्टिंग रहा है, in the eastern world, one of the earliest pharmacopoeias was written by Sen Nung, Empire of China around 3000 BC। तो अगर देखा जाए ईस्टर्न वर्ल्ड में जो टेक्सोनॉमी की स्टडी हुई थी, तो चाइना में एक एम्परर थे, वहां का जो शासक था सेन नुंग, उसे आज से 3000 बीसी पूर्व जो था फार्माकोगोनोसी यानी मेडिसिनल प्लांट पे काम स्टार्ट किया था। जहां इसमें आपको आप देख रहे हो डायग्राम, उन्हीं का है, सेन नुंग का। ही वाज द legendary emperor known as the father of Chinese medicine and is believed to have introduced acupuncture। तो देखा जाए कि जो सेन सुंग थे, इनको चाइना का फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। चाइना में जो प्लांट मेडिसिन की स्टार्टिंग थी उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सेन नुंग ने किया था। और ये एक बहुत ही लीजेंडरी शासक था वहां का। He wanted to educate the people in agriculture and medicine and said have tasted hundred of herbs to test their medicine value। तो इन्होंने देखा जाए लोगों को एग्रीकल्चर और मेडिसिन कल्टीवेशन के लिए जो था प्रोत्साहित किया था, लोगों को बताया था। और उन्होंने टेस्ट करके खुद हजारों प्लांट का टेस्ट किया, उनके आधार पर उन्होंने बताया कि कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये तय किया कि कौन सा प्लांट हमारा मेडिसिन में काम आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। तो फार्माकोगोनोसी देखा जाए जो प्लांट के सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम स्टडी करते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट कहते हैं। तो फार्माकोगोनोसी में हम ऐसे प्लांट की स्टडी करते हैं जिन प्लांट्स को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये काम सबने आज से 3000 पहले सेन नुंग ने किया था। द फार्माकोपिया डिवाइन हस्बैंडमैन्स Materia Medica includes 365 medicines derived from mineral, plant and animal। तो उन्होंने फार्माकोगोनोसी में लगभग 365 मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने बताया था जिनको उन मेडिसिन को जो था मिनरल, प्लांट और एनिमल के पार्ट से मिलकर बनाया गया था। बहुत सारी चीजें मिनरल से मिक्स किया थी प्लांट के साथ में, एनिमल के पार्ट उसमें एनिमल से निकाल के बहुत सारी चीजें यूज की जाती थी। और उस समय उन्होंने लगभग 365 मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो था वो डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब जो प्रीलिनियर टेक्सोनॉमी है इसका अराउंड उस समय के बाद अराउंड 1500 बीसी मेडिसिनल प्लांट वर लिस्टेड ऑन वेल पेंटिंग्स इन इजिप्ट। तो आज से 1500 साल पहले, 1500 बीसी पहले इजिप्ट में जो हमारे काम के प्लांट थे, मेडिसिनल प्लांट थे, उनके डायग्राम बनाए जाने लगे, उनको राजाओं में, महलों में रिप्रेजेंट किया जाने लगा कि ये प्लांट जो है वो मेडिसिन है, किस डिजीज में काम आता है। इस तरीके की पेंटिंग्स का चलन स्टार्ट हुआ था। द पेंटिंग्स गिव इस नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट इन ओल्ड इजिप्ट एंड देयर नेम्स। इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पायरस रोल्स, एवरस पायरस, प्लांट आर इंक्लूडेड और मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिजीज। तो उस समय उन्होंने प्लांट के बारे में बताया था कि जो प्लांट का इलस्ट्रेशन बनता था, जो पेंटिंग्स बनती थी, उस प्लांट में किस डिजीज में प्लांट काम में आता है, किस तरीके से आता है, इस सब का डिस्क्रिप्शन देकर पेंटिंग्स को दिखाया गया था। और ये ओल्ड इजिप्ट में इनको देखा गया था। दे हैव लोकल नेम सच एज सेलरी ऑफ हिल कंट्री एंड सेलरी ऑफ द डेल्टा स्पीसीज एपेसी एंड इजिप्टियन डॉक्टर्स हैव टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश द फील्ड। और उनमें बहुत सारे प्लांट्स के लोकल नाम भी दिए गए। और उस समय देखा जाए जो प्रीलिनियर टेक्सोनॉमी का एरा चल रहा था, तो उसमें देखा जाए कि सेन और उनके बाद इजिप्ट के बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग माना जाता है प्लांट टेक्सोनॉमी की, साइंस की,
द ग्रेट फिलोसफर मिस्टर अरिस्टोटल्स। तो अरिस्टोटल्स जो था वो ग्रेट फिलोसफर था और उसने सबसे पहले देखा जाए सोशल को जगाना शुरू किया था। उसने ही गॉड को मानने से इनकार कर दिया कि गॉड जैसी कोई चीज होती है। तो अरिस्टोटल एकदम फ्री फिलोसफर था और उसने जो बहुत सारे बातों में विचार दिए, उसने साइंस के बारे में लिखा, उसने ज्योग्राफी के बारे में लिखा, उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में उस समय जो था लिखा था। तो अरिस्टोटल का जो टाइमिंग रहा है 384 से 322 बीसी तक रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ अरिस्टोटल 340 to 322 BC. In Western scientific taxonomy, the Greek philosopher Aristotle was the first of classify all living things, and some of the groups are still used today, like the vertebrates and invertebrates, which are called animal and blood and without bloods. तो उस समय उन्होंने लिविंग नॉन लिविंग चीजों का अलग किया था। उन्होंने बताया था कि किसमें ब्लड होता है, किस एनिमल में ब्लड नहीं होता है। इस आधार पर उन्होंने एनिमल को वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइड किया और उस समय बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब किया। He further divided the animal blood into living bearing and egg bearing and formed groups within the animal without blood and we recognize today such as insect, crustacea and testacea. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स कौन से हैं, कौन से ब्लड के हैं, जिनमें बेबी बनता है, जिसमें एग बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने एनिमल को कई सारे ग्रुप में रखा जो हमारे ब्लड थे और विदाउट ब्लड के एनिमल थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी देखा जाए टैक्सोनॉमी के मामले में या प्लांट साइंस के मामले में, जिस तरीके से हम अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, तो उसी से आप देखा जाए तो थियोफ्रेस्टिस को हम फादर ऑफ प्लांट साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो देखा जाए जो अरिस्टो थे वो हिटलर के दोस्त थे। तो हिटलर ने जिस कंट्री में जाता था, फाइट करता था, वहां से प्लांट कलेक्शन लाके थियोफ्रेस्टिस को आइडेंटिफिकेशन देता था और बताता था कि इसमें कौन से प्लांट यूजफुल है, कौन से नहीं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता था। इस तरीके से वो देखा जाए हिटलर एक शासक था, एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी, एक दूसरे का साथ निभाते थे। तो देखा जाए तो थियोफ्रेस्टिस 370 to 285 BC इनका ड्यूरेशन रहा, एरा रहा जब उसने काम किया था। थियोफ्रेस्टिस वाज अ स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल एंड प्लेटो। तो जो थियोफ्रेस्टिस थे वो भी अरिस्टो के स्टूडेंट्स थे, प्लेटो के स्टूडेंट्स थे। ही रोट द क्लासिफिकेशन ऑफ नोन प्लांट्स डी हिस्टोरिया प्लांटेरम व्हिच कंटेन 480 स्पीसीज। तो उन्होंने बुक लिखी थी एक डी हिस्टोरिया प्लांटेरम और इन्होंने लगभग 480 स्पीसीज प्लांट को डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाई किया था। वो क्लासिफिकेशन था यूज के अनुसार था, मार्फोलॉजी के आधार पर था। इस तरीके से उन्होंने लगभग पहली ऐसी बुक थी, प्लांट टैक्सोनॉमी की बुक थी, जो लिपिबद्ध की गई थी, जिसमें 480 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया था। हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ग्रोथ फॉर्म एंड स्टिल रिकॉग्नाइज मेनी ऑफ हिज प्लांट जेनरा लाइक मैक्रेसिस, कॉर्पोरस एंड कोरोनस, और उन्होंने उसी हिसाब से प्लांट का नाम दिया था। दिस इज बिकॉज कॉल्ड लीनियस except many of his generic name. The D. historica plantarum was used for taxonomic purpose until the Middle Age the Europe. तो देखा जाए कि जो लीनियस साहब थे इन्होंने भी थियोफ्रेस्टिस की बुक का सहारा लिया। बहुत सारे नाम उस समय जो डी हिस्टोरिया प्लांटेरम में दिए गए थे, मॉडर्न टाइम में उन प्लांट्स का नाम बहुत सारे जनरा में यूज किया गया है, जिसको थियोफ्रेस्टिस ने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो अगले हमारे साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर थे, डायोस्क्वारिडिस, इनका पूरा नाम था पेंडमिस डायोस्क्वारिडिस। तो पेंडमिस डायोस्क्वारिडिस का जो टाइमिंग रहा वो 40 to 90 AD तक रहा था। तो डायोस्क्वारिडिस वाज अ ग्रीक फिजिशियन एंड ट्रेवल्ड वाइडली इन द रोमन एंड ग्रीक वर्ल्ड ऑफ गैदर नॉलेज एंड अबाउट मेडिसिनल प्लांट। बिटवीन 50 to 70 AD द रोड डी मेट्रिका मेडिका वाज कंटेन अबाउट 600 स्पीसीज। तो डायोस्क्वारिडिस देखा जाए आर्मी में थे और इस समय कंट्री टू कंट्री घूमते रहते थे, देखते रहते, प्लांट कलेक्ट करते रहते थे और कौन सा प्लांट किस मेडिसिन में काम आता है वो, क्योंकि खुद एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, तो यूज करते थे। उसके आधार पर उन्होंने लगभग 600 प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया था अपनी बुक में और उन्होंने बुक लिखी थी डी मेट्रिका मेडिका। तो देखा जाए बुक्स के नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी पूछ जाते हैं।
तो डी मेट्रिका मेडिका was used in medicine until the 16th century was copied several times। तो इस बुक का यूज जो है 16वीं शताब्दी तक मेडिसिन की पढ़ाई के लिए होता रहा। वन फेमस कॉपी फॉर द 6th century in kept वियना, इसकी एक कॉपी वियना में भी सुरक्षित रखी गई है। क्लासिफिकेशन इस वर्क इज बेस्ड ऑन द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज। तो इन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाई किया था वो प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया था, उसी बेस पर उनको डिवाइड किया था। अगले हमारे साइड थे फ्लिनिस। तो गैसियस फ्लिनिस स्कैंडस इनका पूरा नाम था। इनका टाइमिंग रहा है 23 to 79 AD। Plinus was the involved in the Roman army and later in the Roman state। तो बेसिकली ये नौसैनिक थे, रोमन आर्मी में थे और बाद में इनका जो इंटरफेयर था वो रोमन स्टेट में भी बढ़ा। He wrote many books but only one that had survived in the Naturalist Historica। इन्होंने बुक लिखी थी Naturalist Historica, a work of 160 volume in which describe the several plants and give them Latin names। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का लगभग 160 वॉल्यूम्स में बुक को लिखा है और कई सारे प्लांट के बारे में उन्होंने बताया है, उनको लैटिन नाम दिए थे। Many of these names was still recognized like Populus alba and Populus nigra। The since Latin was later kept for the botanical science, we may call him the father of botanical Latin Flins, died in Pompeii। तो इनको लैटिन बॉटनी का फादर भी कहा जाता है और उन्होंने बहुत सारे नाम दिए थे। तो देखा जाए बहुत दौर था फिलासफर्स का था जो प्री टैक्सोनॉमी के पर काम किया था लोगों ने। उसके बाद एक गिराया हर्बलिस्ट। बहुत सारे लोग थे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, जो हॉर्टिकल्चर में विश्वास रखते थे और हॉर्टिकल्चर को लेकर उन्होंने प्लांट डिस्क्राइब किया और बहुत सारी बुक्स को लिखा। द हर्बलिस्ट विद द आर्ट ऑफ बुक प्रिंटिंग इन यूरोप, न्यू बुक्स कुड बी मेड इन लार्ज नंबर। तो हर्बलिस्ट ने बुक प्रिंटिंग में फ्रंट पेज पे हम करते थे तो डिजाइनिंग के लिए प्लांट्स का यूज करना स्टार्ट किया। दिस वाज द टाइम इन डिफरेंट हर्बल्स रिटन द हर्बलिस्ट एंड वन फील्स बॉक फोकस मॉन्टी टर्नर लियोवेल गैरार्ड एंड इलिस। तो ये बहुत सारे लोग थे जिनने हर्बल प्लांट पर काम किया, सजावटी पौधों पर काम किया था। We recognize the some of these authors the beautiful plants later named the Linnaeus in honor of them। One Felsia, Motolia, Ternera, Lobelia, Gadaria and Fuchsia। तो देखा जाए कि जो लीनियस थे उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में प्लांट नॉमेनक्लेचर में इन लोगों को सम्मान देने के लिए बहुत सारे जीनस का नाम भी रखा है। There is usually not much the classification in the herbal। The earliest worker be merely copying Theophrastus and Dioscorides। इनको बहुत सारा कॉपी किया गया। With the time herbal become more and more original, the more elaborated woodcast and illustration। तो जो हर्बलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारा ओरिजिनल काम किया था और उन्होंने क्लासिफिकेशन को एक नया प्रारूप दिया था, नया मंच दिया था। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जो रेलगाड़ी थी वो आगे बढ़ रही द्वारा। और इस तरह के देखा जाए वनटूसो आए जो उस समय थे और उन्होंने बुक लिखी थी हर्बा। और उस समय जो हर्बलिस्ट थे, सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस हर्बलिस्ट थे, इन्होंने बुक लिखी थी हर्बा। तो इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जो हमारा जो प्री लीनियन एरा था वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लीनियन एरा एंड पोस्ट लीनियन एरा। थैंक यू एवरीवन।